The reusable launch vehicle landing experiment. India last week successfully conducted the RLV landing mission in a remarkable test. यह था इंडिया का सबसे पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसे अप्रैल 2, 2023 को सक्सेसफुली लैंड करने में इंडिया को सफलता मिली। और इसी सक्सेसफुल लैंडिंग के साथ इंडिया यूएस के बाद दूसरा देश बना जिसके पास खुद का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी है। इस आरएलवी की वजह से जहां पर पहले इसरो 57 बुगाटीज के खर्चे में सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करता था, वही लॉन्च अब बस एक बुगाटी के खर्चे में पॉसिबल हो जाता है। और इसके लिए इसरो ने एक यूनिक और माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी यूज की है। इसरो के साइंटिस्टों ने यह देखा कि मार्केट में ऑलरेडी कई सारे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं जो रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर्स बना रहे हैं, और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी पर समय और पैसा बर्बाद ना करते हुए उन्होंने सीधा आरएलवी को ही डेवलप कर दिया। यानी अब हुआ ये कि जहां पर स्पेसएक्स के पास सिर्फ रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर है, वहीं इसरो के पास रॉकेट बूस्टर के साथ साथ आरएलवी भी है। और अब इससे होगा यह कि जहां पर स्पेसएक्स को अपनी करंट टेक्नोलॉजी से मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए $100 बिलियन लगेंगे, वहीं पर इसरो अपने इस नई टेक्नोलॉजी से वो मिशन सिर्फ $20 बिलियन यानी कि 1/5 ऑफ द कॉस्ट में कर पाएगा। सो ये तो क्लियर है कि इसरो और स्पेसएक्स के बीच एक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इसमें जीत कौन रहा है? इंडिया? वेल, देखो, ये कंपटीशन की शुरुआत आज से 13 साल पहले हुई थी। दरअसल 2010 की मैं बात कर रहा हूं, जब इसरो ने अपने आप को एक रिलायबल और बजट फ्रेंडली एजेंसी के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक बजट फ्रेंडली एजेंसी बनना काफी नहीं था। कंपटीशन में बने रहने के लिए उन्हें उस वक्त प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स से भी कंपीट करना था, जो कम कॉस्ट के साथ साथ स्पीड इन एग्जीक्यूशन भी प्रोवाइड कर पा रही थी, जो उस समय काफी डिमांड में चलता था। और स्पेसएक्स की अगर बात करें तो वो उस समय एक अपना अलग ही पैरेलल चला रहे थे। मतलब वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो इससे पहले बस नासा ने इस्तेमाल किया था। लेकिन उसी के वजह से हुए 14 एस्ट्रोनॉट्स की मौत के बाद नासा ने 2011 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। एंड यू नो व्हाट, वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी? वेल, यही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। यानी अब मार्केट में कोई रीयूजेबल व्हीकल अवेलेबल नहीं था, और ऐसे में अगर कोई मिशन फेल हो जाता तो इसका सीधा मतलब था उसमें मौजूद टेक्नोलॉजीज और उस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगने वाले पैसों की बर्बादी। और इसीलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, इस बड़े प्रॉब्लम को कंसीडर करके 2011 में स्पेसएक्स ने अपना रीयूजेबल व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें 2 स्टेजेस थे। पहला स्टेज था रिलेटिवली सिंपल, यानी रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर्स बनाना, क्योंकि रॉकेट बूस्टर्स में कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नहीं होते हैं। और फिर इसके बाद वाला जो दूसरा स्टेज था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाना, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो इसी स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड होते हैं। इस स्टेज में लगने वाले सभी कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉस्ट रिकवर हो जाने वाले थे, क्योंकि लॉन्च का ओवरऑल कॉस्ट काफी कम होने वाला था। और अब क्योंकि स्पेसएक्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा फंडेड था, उसका सोर्स ऑफ इनकम काफी अनस्टेबल था, और इसीलिए बैंकरप्सी के डर से मस्क ने अपनी कंपनी की शुरुआत भी बड़े कॉम्प्लेक्स रॉकेट्स के जगह पर छोटे ऑर्बिटल रॉकेट्स बनाने से की। और इसीलिए रीयूजेबल टेक्नोलॉजी बनाने के वक्त भी स्पेसएक्स ने आसान रास्ता चुना रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर्स बनाने का। लेकिन आसान रास्ता चुनने के पीछे एक वजह थी, रशिया का मस्क को रॉकेट्स देने से इनकार करना। स्पेसएक्स की शुरुआती दिनों में मस्क का मानना था कि अगर उसने रशिया के अनयूज्ड आईसीबीएम्स खरीदे और उसको डिसमेंटल करके रॉकेट्स के बारे में सीखा, तो बहुत ही जल्द नासा के आईएसएस और सैटेलाइट मिशंस के लिए अपने रॉकेट्स प्रोवाइड करके पैसे कमा सकता है। बट देन ओरिजिनली रशियंस ने मस्क से 3 आईसीबीएम के लिए $21 मिलियन की मांग रखी, बट कुछ ही दिनों में वो खुद की डील से ही मुकर गए और पर आईसीबीएम $21 मिलियन मांगने लग गए। यानी अब अगर मस्क इस डील को साइन करता तो कैलकुलेशंस के हिसाब से बात कुछ ऐसी हो जाती कि 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। और इसीलिए मस्क ने ये ठान लिया कि वो खुद रॉकेट बनाएगा और नासा के साथ डील करके उसके छोटे छोटे मिशंस को लॉन्च करके अपने इन्वेस्टेड मनी को कवर करेगा। नाउ एज यू कैन सी, अगर रशिया से तभी उसे रॉकेट मिल गया होता तो आज मस्क के पास एक पूरा रीयूजेबल रॉकेट बना होता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और इसीलिए उसे सबसे पहले इजी या लेस कॉम्प्लिकेटेड लोअर स्टेज रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन
इस इजी स्टेप को एग्जीक्यूट करते समय भी मस्क को कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उसके पहले रॉकेट के टेस्ट में उसने रॉकेट्स को पैराशूट के जरिए लैंड करने की कोशिश की, बट इसकी वजह से रॉकेट्स एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते समय ही फट गए। इन फेलियर्स के बाद उसने एक वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम को डिवाइस किया और इसमें उसने पैराशूट के बदले एक पावर्ड डिसेंट सा लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। और इस सिस्टम पर 3 साल एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद 2015 में स्पेसएक्स ने फाइनली अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर फैल्कन 9 बना के दिखाया। मगर स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट करने के बावजूद भी इसरो ऑलरेडी उससे एक कदम आगे चल रहा था, क्योंकि इस स्टेज पर जहां स्पेसएक्स लॉन्च के बाद सिर्फ अपने रॉकेट्स रिकवर कर सकता था, वहीं इसरो अपने आरएलवी प्रोग्राम के तहत रॉकेट्स के साथ साथ अपने स्पेसक्राफ्ट को भी रिकवर करने की प्लानिंग कर रहा था। इसरो की इस प्लानिंग की शुरुआत 2012 में उसके आरएलवी प्रोग्राम से हुई थी, लेकिन स्पेसएक्स के विपरीत उसने रिस्कियर स्टेज यानी सीधा रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाने से ही शुरुआत की। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसरो एक स्टेबल फंडिंग से लैस ऑर्गेनाइजेशन है, अनलाइक स्पेसएक्स, और इसीलिए रिस्क कम है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में इसरो के साथ एक और पार्टनर भी था, डीआरडीओ, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर है और 1980s से ही दोनों साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं। इस सपोर्ट की वजह से इसरो सीधा आरएलवी बनाने जैसा रिस्कियर स्टेज भी अटेम्प्ट कर पाया। अब अगर देखा जाए तो उस समय से ही इसरो और डीआरडीओ दोनों एक जैसी टेक्नोलॉजीज पर ही काम कर रहे थे। सिर्फ फर्क इतना था कि जहां इसरो में रेडार बनाए जाते हैं, वहीं डीआरडीओ में सोनार बनाया जाता है। प्लस उन दोनों का वर्किंग स्टाइल, यहां तक कि पार्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम थे। मिसाल के तौर पर 1980s में जब इसरो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अपना SLV-3 रॉकेट बना रहा था, तब साइंटिफिक सर्कल्स में एक जनरल कंसेंसस था कि इस रॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया के डिफेंस के लिए मिसाइल्स भी बनाई जा सकती है। एंड वही हुआ भी। इसरो के इस SLV-3 रॉकेट के पार्ट्स का इस्तेमाल करके डीआरडीओ ने अपनी पहली अग्नि मिसाइल बनाई। इसके बाद भी समय समय पर इसरो ने डीआरडीओ की मदद की थी। जैसे 2013 में उसने डीआरडीओ के लिए GSAT-7 नाम की एक डिफेंस सैटेलाइट बनाई, और इस वजह से इसरो के एक्स चेयरमैन के सिवान का यह कहना था कि इसरो और डीआरडीओ को और कोलैबोरेट करना चाहिए, और यहीं से एक हिस्टोरिक कोलैबोरेशन की शुरुआत हुई और इसरो और डीआरडीओ ने एक साथ मिलकर पहले ही अटेम्प्ट में आरएलवी प्रोग्राम सक्सेसफुल लॉन्च करके एक नया इतिहास रचा। सो इस प्रोग्राम के अंतर्गत काम बेसिकली 4 स्टेजेस में बांटा गया था। पहला स्टेज था हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट, HEX। इस एक्सपेरिमेंट में इसरो ने अपने आरएलवी पर लगे एक कार्बन सिलिकॉन की हीट शील्ड को टेस्ट किया। इसमें एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर की मदद से इसरो ने अपने आरएलवी को 60 से 65 किलोमीटर हाइट पर भेजा, ताकि वो स्पेस जैसी कंडीशंस को सिमुलेट कर सके। उस हाइट पर पहुंचते ही साइंटिस्टों ने आरएलवी को रॉकेट से सेपरेट किया और उसे लैंड होने के लिए छोड़ दिया। इस लैंडिंग के दौरान आरएलवी की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी, यानी अब वो हाइपरसोनिक फेज में पहुंच चुका था, जहां पर उसके हीट शील्ड्स को टेस्ट करके साइंटिस्टों ने बे ऑफ बंगाल में उसे लैंड करवा दिया। ये टेस्ट इसरो के आरएलवी प्रोग्राम में एक मेजर माइलस्टोन था। इसके बाद 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने अपने आरएलवी प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX को टेस्ट किया। इस टेस्ट के चलते स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में पहली बार किसी एजेंसी ने एक आरएलवी को हेलीकॉप्टर के जरिए 70 किलोमीटर की हाइट पर ले जाकर छोड़ दिया, और इसके बाद आरएलवी ने ऑटोनॉमसली खुद को एक रनवे की तरफ गाइड करते हुए एक सक्सेसफुल लैंडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इस ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए आरएलवी ने कई सारे इंडिजिनस सिस्टम्स की मदद ली, जो इंडिया में ही बने थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था इंटीग्रेटेड फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम IFMS, कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट CDU और फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर FMC। सो हुआ यूं कि सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने आरएलवी जिस हाइट से रिटर्न आने वाला है उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को CDU में एंटर किया। फिर इस इंफॉर्मेशन को CDU ने FMC को पास किया, जिसके बाद FMC ने अपने एल्गोरिथम्स के जरिए एक फ्लाइट प्लान बनाया और उसके हिसाब से आरएलवी को लैंडिंग के लिए एक रनवे तक गाइड किया। आरएलवी को गाइड करने के लिए FMC ने एक ऐसे सिस्टम की मदद ली जो 1940 से ही समुद्र में शिप्स को गाइड करते आ रहा है। बेसिकली आरएलवी को गाइड करने के लिए साइंटिस्टों ने शिप्स में मौजूद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS का इस्तेमाल किया। देखो, INS 3 एक्सेलेरोमीटर्स और 2 गायरोस्कोप्स का एक अरेंजमेंट है जो आरएलवी के रोल, पिच और यॉ इन तीनों मोशंस को डिटेक्ट करता है। इसमें मौजूद एक्सेलेरोमीटर आरएलवी के मोशन से उसमें हो रहे स्पीड चेंजेस को मेजर करता है,
चलो इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक गाड़ी में बैठते हो और अचानक से वो गाड़ी एक्सेलरेट होने लगती है, तो क्या आपको उसके एक्सेलरेट होने का पता चलेगा? बिल्कुल राइट, क्योंकि गाड़ी के एक्सेलरेट होते ही आपके बॉडी के इनर्शिया की वजह से आप पर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, यानी आप पीछे मूव करोगे। और वैसे ही अगर गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया तो आप राइट की तरफ मुड़ोगे और राइट टर्न पर आप लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे। मतलब तीनों ही केसेस में ब्लाइंड फोल्डेड होने पर भी आपको गाड़ी के एक्सेलरेट होने का पता चलेगा। सो एक्सेलरोमीटर ने भी कुछ इसी तरह उस पर लगने वाले फोर्स से RLV के एक्सेलरेशन को मेजर किया। ओनली बट देयर वाज अ कैच। अगर एक अपहिल पर खड़ी गाड़ी में मैंने आपको ब्लाइंड फोल्ड करके बिठाया तो आपको एक्सेलरेशन वाले केस जैसा ही एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार वो फोर्स ग्रेविटी की वजह से होगा। पर दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होने की वजह से आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा कि इस केस में भी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। और ऐसा ही कुछ एक्सेलरोमीटर के केस में भी होता है। वो भी RLV के नॉर्मल एक्सेलरेशन और पिचिंग यानी कि अप डाउन मोशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, और इसीलिए साइंटिस्टों ने थोड़ा सोचकर इसका एक सोल्यूशन निकाला कि एक्सेलरोमीटर की प्लेट को हमेशा पृथ्वी की होराइजन के साथ फिक्स्ड रखा जाए, जिसके लिए उन्होंने जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया। बेसिकली जायरोस्कोप एक गिम्बल की तरह ही होता है जो हमेशा अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइंड रखता है। इससे हुआ ये कि RLV के पिच करने पर जायरोस्कोप ने एक्सेलरोमीटर के प्लेटफॉर्म को टिल्ट किया सो दैट वो हमेशा होराइजन की तरफ अलाइंड रहे, और इसी के साथ ही वो RLV के पिच को भी मेजर कर पाए। यानी इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इंटीग्रेटेड फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम ने RLV को एक ऑटोनोमस टचडाउन के लिए गाइड किया और फाइनली उसे सक्सेसफुली लैंड होने में मदद मिली। अब इस टेस्ट के सक्सेसफुल होते ही इसरो अपने RLV प्रोग्राम के अगले 2 स्टेजेस को एग्जीक्यूट करने वाला है, जिसमें से सबसे पहला स्टेज होगा री एंट्री एक्सपेरिमेंट रेक्स, जो RLV के सब ऑर्बिटल लेवल से ही री एंट्री को टेस्ट करेगा। और उसके बाद आएगा इस प्रोग्राम का फाइनल स्टेज स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट स्पेक्स, जो RLV में एक स्क्रैमजेट प्रोपल्शन इंजन को टेस्ट करेगा, जिसके बाद RLV कमर्शियल यूज के लिए तैयार हो जाएगा। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इसे मैंने डिटेल में अपने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, तो आप इस इंजन की वर्किंग वहां पर आराम से देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इससे आपको कुछ भी नया सीखने मिला, इसरो के बारे में नया जानने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।